वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे BSPSCL टेक्नीशियन पेपर का मॉक टेस्ट 4। दोस्तों, इससे पहले हमारे द्वारा 3 सेट अपलोड किया जा चुका है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, क्योंकि उन वीडियो से आपके एग्जाम में 6 से 7 मार्क्स पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि 11 जुलाई को जो पेपर हुआ था उसमें उन वीडियो से प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए जितना हो सके उन वीडियो को आप देखें और आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी वह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 11 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था, मैं जो आपको 10 सेट करवाने वाला हूं उसमें 35 प्लस प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैं उन वीडियो को जल्द से जल्द आप लोगों के लिए अपलोड कर देना चाहता हूं ताकि आप उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफार्मर प्रमेय के अनुसार एक स्रोत से लोड में अधिकतम शक्ति कब स्थानांतरित होती है? तो यह स्थानांतरित होती है जब लोड प्रतिरोध स्रोत प्रतिरोध के बराबर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा आपको क्वेश्चन पढ़ा जाएगा और आंसर बताया जाएगा, और एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी प्रश्न बन रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मशीन में ब्रश का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है कम्यूटेटर से करंट एकत्र करना या उसे करंट प्रदान करना। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर पर संपर्नर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है ट्रांसफार्मर की दक्षता और तापमान वृद्धि को पूर्ण लोड पर निर्धारित करने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, SF6 सल्फर हेक्सा क्लोराइड, ये आप याद रखेंगे क्योंकि फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गैस में निम्नलिखित में से कौन सा गुण होता है? तो यह होता है, यह इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दशमलव संख्या 13 का बाइनरी संतुलन क्या है? तो यह 1101 है। दोस्तों, यह कंप्यूटर का क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा रहा है, इसलिए मैं इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बता दिया हूं। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक संतृप्त से पहले कैसा होता है? तो यह होता है एक परवलय। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मल पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है फ्लू गैसों की गर्मी का उपयोग करके बॉयलर में जाने वाले फीड वाटर को पहले से गर्म करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है संपर्कों के बीच माध्यम का आयनीकरण। हमारा अगला प्रश्न है, एक इंडक्शन मोटर में रोटर कॉपर लॉस और रोटर इनपुट पावर का अनुपात क्या होता है? तो यह होता है स्लिप्स। दोस्तों, इन वीडियो को आप जितना हो सके आप बार बार देखें, क्योंकि इन्हीं वीडियो से प्रश्न बन रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द इन वीडियो को देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न, एक ट्रांसड्यूसर क्या है? तो यह एक उपकरण है जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करता है। हमारा अगला प्रश्न, किसी मोटर का उपयोग इलेक्ट्रिक घड़ियों में किया जाता है, तो वह घड़ी है हिस्टेरिसिस मोटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सीरीज RLC सर्किट में क्वालिटी फैक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो यह बढ़ाया जा सकता है R को घटाकर। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रणालियों में रिंग मेंस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेडियल सिस्टम से बेहतर क्यों है? क्योंकि इसका जो है इसका वोल्टेज रेगुलेशन बेहतर है और यह अधिक विश्वसनीय है, इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए क्या है? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होना चाहिए, ये सही है। हमारा अगला प्रश्न है, एक फ्लिप फ्लॉप क्या है? तो यह एक बीट मेमोरी सेल है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। हमारा अगला प्रश्न है, ओवरहेडेड ट्रांसमिशन लाइनों में आमतौर पर किस प्रकार के कंडक्टर का उपयोग किया जाता है? तो यह है ACSR का। हमारा अगला प्रश्न है, एक साइन वेव के लिए RMS का मान पीक मान का डैश गुना होता है, तो यह 0.70 होता है। दोस्तों, यहाँ पे जो ACSR का फुल फॉर्म है ये आप याद रखेंगे, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फुल फॉर्म से प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कब होता है? तो यह होता है जब लोड का पावर फैक्टर यूनिट हो। हमारा अगला प्रश्न है,
एक आदर्श डायोड फॉरवर्ड बायस में डैश की तरह और रिवर्स बायस में डैश की तरह व्यवहार करता है, तो यह व्यवहार करता है शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के तरह। हमारा अगला प्रश्न है, एक मतलब इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में आर्क को स्थिर रखने के लिए किस पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो निम्न वोल्टेज और उच्च करंट की आवश्यकता होती है। एक्सप्लेनेशन आप दोस्तों पढ़ते रहेंगे खुद से, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं और आपके एग्जाम में पूछे भी जा रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शेयरिंग ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है कैपेसिटेंस और डाइलेक्ट्रिक्स लॉस को नापने के लिए किया जाता है, मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंक्रोनस मोटर की गति को डैश द्वारा बदला जा सकता है? तो इसे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बदलकर बदला जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी में क्या अधिक होता है? तो यह टर्न्स की संख्या और वोल्टेज दोनों अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस वायरिंग सिस्टम की लागत सबसे कम होती है? तो वह है क्लिटिंग वायरिंग। दोस्तों प्रत्येक वीडियो से हमारे द्वारा जो वीडियो लाया जा रहा है, अभी तक 3 वीडियो लेके आया गया है और ये चौथा वीडियो है। प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए जितना हो सके उन वीडियो को भी आप एग्जाम से पहले देख कर जाएँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त हो सके। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओपी एएमपी इंटीग्रेटेड सर्किट में फीडबैक तत्व क्या होता है? तो यह होता है एक कैपेसिटर। हमारा अगला प्रश्न है, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग का उपयोग किस पर किया जाता है? तो यह किया जाता है कुचालकों पर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक डीसी जनरेटर की गति दोगुनी कर दी जाए और फ्लक्स स्थिर रखा जाए तो उत्पन्न ईएमएफ क्या होगा? तो यह होगा दोगुना हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक स्टार्टर डेल्टा स्टार्टर का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्टार्टिंग करंट को कम करना। हमारा अगला प्रश्न है, किसी इंस्ट्रूमेंट में फ्रैक्शनल एरर नहीं होती है? तो वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में नहीं होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पावर सिस्टम में लोड शेडिंग कब की जाती है? तो यह किया जाता है जब मांग सप्लाई से अधिक हो जाए तब। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव पूरी तरह से मैग्नेटाइज कब होता है? तो यह होता है जब लोड का पीएफ 0 लीडिंग हो। हमारा अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोधक R1 R2 R3 समानांतर में जुड़े हैं, कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यह होगा 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के बराबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होता? क्योंकि यह एक घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र के बजाय एक स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसलिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एक्टिव कंपोनेंट है? तो वह है ट्रांजिस्टर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर में हटिंग को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो वह है डैम्पर वाइंडिंग। हमारा अगला प्रश्न है, एक डेल्टा कनेक्शन में डैश होता है तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप इन प्रश्नों को देख कर ही जाएं और प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आप इन वीडियो को जितना हो सके देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें। हमारा अगला प्रश्न है, एक अच्छे अर्थिंग सिस्टम का प्रतिरोध कितना होता है? तो यह होता है जितना संभव हो उतना कम। हमारा अगला प्रश्न है, बुकहोल्ज रिलेज किस पर काम करती है? तो यह गैस के दबाव पर काम करती है। हमारा अगला प्रश्न है, लुमिनेर क्या है? तो यह लैंप होल्डर, रिफ्लेक्टर और क्रेसिंग सहित पूरी लाइटिंग यूनिट होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक एसीआर को चालू करने के लिए गेट पर डैश पल्स लगाई जाती है, तो वह है कैथोड के संबंध में पॉजिटिव। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है? तो वह है कॉपर लॉस आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? तो यह किया जाता है माइक्रोफोन और प्रेशर सेंसर में। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज सिंक्रोनस मोटर में रोटर और स्टेटर फील्ड के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है लोड एंगल या टॉर्क एंगल। हमारा अगला प्रश्न है, टेकोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह मापा जाता है घूर्णी गति का। हमारा अगला प्रश्न है, एक जेनर डायोड में ब्रेकडाउन का कौन सा तंत्र उच्च डोपिंग वाले डायोड में होता है? तो यह होता है जनरल ब्रेकडाउन में। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए ON का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ऑयल नेचुरल, एयर नेचुरल। दोस्तों
फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहा है, आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए जितना हो सके आप इन प्रश्नों को याद कर लेंगे और एक्सप्लेनेशन को आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास कम समय है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करना है और आप लोगों को दिखाना है कि कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्योंकि 11 जुलाई को जो प्रश्न हुआ था एग्जाम, उसमें 35+ प्रश्न इन्हीं वीडियो से पूछे गए हैं। इसलिए हो सके तो इन वीडियो को आप एग्जाम देने से पहले जरूर देख कर जाएं। हमारा अगला प्रश्न था, यदि एक कैपेसिटर के टर्मिनलों को पर वोल्टेज दोगुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी? तो यह 4 गुनी हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श OPAMP का कॉमन मोड रिएक्शन रेशियो कितना होता है? तो यह होता है अनंत। हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है? तो वह है DC शंट जनरेटर का। हमारा अगला प्रश्न है, इल्यूमिनेशन के व्युत्क्रम वर्ग नियम के अनुसार इल्यूमिनेशन दूरी के साथ कैसे बदलता है? तो यह E समानुपाती 1/d² के अनुसार बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एंडरसन ब्रिज का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह लो क्यू कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस नापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस मोटर का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटरों में कंप्रेसर चलाने के लिए किया जाता है? तो यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक साइक्लो कंडक्टर क्या करता है? तो यह करता है एक फ्रीक्वेंसी की AC को दूसरी फ्रीक्वेंसी की AC में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्या है? तो यह है आर्मेचर लीकेज रिएक्टेंस और आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव का योग। हमारा अगला प्रश्न है, एक बाइनरी नंबर 10110 को दशमलव में बदलते हैं किसको? तो यह 22 को बदला जाता है। आप एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एक ट्रांसफार्मर में हिस्टेरिस लॉस को कम करने के लिए कोर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो वह है जिसकी निग्राहिता कम हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक ओवर हेड ट्रांसमिशन लाइन में सेग किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है कंडक्टर का वजन पर, स्पैन की लंबाई पर, कंडक्टर में तनाव पर, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, एक 2 वाटमीटर विधि में यदि 1 वाटमीटर की रीडिंग 0 हो जाती है तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो यह 0.5 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक UJT में कितने PN जंक्शन होता है? तो यह 1 होता है। UJT का फुल फॉर्म है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये आप याद रखेंगे, फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन रहे हैं इसलिए। इलेक्ट्रिक आयरन का बेस प्लेट या सोल प्लेट किससे लेपित होता है ताकि वह चिपके नहीं? तो यह टेफ्लॉन से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC शंट मोटर की गति को फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा क्या किया जाता है? तो यह किया जाता है केवल समान गति से ऊपर नियंत्रित किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोसर्वेंट का नियम किसका एक समान संशोधन है? तो यह है एम्पियर का नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट की क्षणिक प्रतिक्रिया किस पर निर्भर करती है? तो यह निर्भर करती है प्रतिरोध और ऊर्जा भंडारण तत्व दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, लेवर्ट का कोसाइन नियम किससे संबंधित है? तो यह प्रदीपन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना लॉस किस मौसम में सबसे अधिक होता है? तो आर्द्र या बरसाती मौसम में सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर और सेकेंडरी पावर के बीच क्या संबंध होता है? तो यह होता है प्राइमरी पावर बराबर सेकेंडरी पावर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? तो यह है एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो नो लोड पर चल रही हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक OR गेट का आउटपुट 0 है, कब होता है? तो यह होता है जब सभी इनपुट 0 हो। हमारा अगला प्रश्न है, एक DC मशीन की योक किस सामग्री से बनी होती है? तो यह बनी होती है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का। हमारा अगला प्रश्न है, एक 100 AH क्षमता वाली बैटरी 10 घंटे तक कितना करंट दे सकती है? तो यह 10 एम्पियर करंट दे सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर में आर्क को बुझाने के लिए उपयोग किए जाने वाले माध्यम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डैश होनी चाहिए? तो यह होनी चाहिए ऊंचे। हमारा अगला प्रश्न है, आर्क बुझाने हमारा अगला प्रश्न है, एक थर्मोकपल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है सीबेक के प्रभाव पर। दोस्तों एक्सप्लेनेशन जो है आप खुद से पढ़ेंगे, क्योंकि
हमें कम समय में आपको ज़्यादा प्रश्न दिखाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन वीडियो को बता रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी भी कर रहा हूं, ताकि आपको वो सारे पाठ देखने को मिल सके जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। किस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क शून्य होता है? तो यह होता है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर का। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। एक अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए इसका मान क्या होना चाहिए? तो यह जितना संभव हो उतना कम। हमारा अगला प्रश्न है, एक यूनिवर्स मोटर की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है फील्ड टैपिंग विधि द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल मैकेनिज्म द्वारा, सीरीज में एक रियोस्टेट जोड़कर, यानी उपयुक्त में से सभी। हमारा अगला प्रश्न है, स्ट्रे लोड लॉस किस कारण से होता है? तो यह होता है कोर में विकृति फ्लक्स के कारण, कंडक्टरों में एडी करंट के कारण, लीकेज फ्लक्स के कारण, यानी उपयुक्त में से सभी। एक्सप्लेनेशन आप खुद से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को दिखाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। कौन सा गेट एक इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है? तो नॉट गेट जो है इन्वर्टर के रूप में कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट फुल लोड करंट का लगभग डैश होता है? तो यह 2 से 5% होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी भी शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग जल जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का परिणाम किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है गति और फ्लक्स दोनों पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर में A और D पैरामीटर डैश होते हैं? तो यह होता है डायमेंशनलेस, माने विमाहीन होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक P टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है? तो यह होता है शुद्ध सेमीकंडक्टर में त्रिसंयोजन अशुद्धि मिलाकर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक इंडक्शन मोटर की स्लिप 1 है तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है मोटर रुकी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा लॉस एक ट्रांसफार्मर में स्थिर माना जाता है? तो यह है आयरन लॉस। हमारा अगला प्रश्न है, एक 3 फेज अल्टरनेटर के सफल सिंक्रोनाइजेशन के लिए 3 लेप मेथड में सिंक्रोनाइजेशन का सही क्षण कब होता है? तो यह होता है जब सभी 3 लेप एक साथ बुझ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है नो लोड करंट पर। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलेशन सामग्री में डैश होना चाहिए? तो उच्च प्रतिरोधकता और उच्च इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रेंथ होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, एक डायनेमोमीटर टाइप वाट मीटर क्या मापता है? तो यह मापता है AC और DC दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, एक हाइड्रो पावर स्टेशन में फोरबे का कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है लोड में अस्थायी वृद्धि के लिए पानी को अस्थायी रूप से स्टोर करना। हमारा अगला प्रश्न है, एक SCR में लेचिंग करंट होल्डिंग करंट से डैश होता है? तो यह होता है अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक को जोड़ने वाली पाइप में कौन सी रिले लगाई जाती है? तो वह रिले का नाम है बुकोल्ज रिले। दोस्तों, इन प्रश्नों को आप बार बार देखेंगे, क्योंकि प्रत्येक वीडियो से आपको 6 से 7 मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप देखें और एग्जाम में देखकर ही जाएं, क्योंकि आपको जितने अच्छे मार्क्स आएंगे इन वीडियो को देखकर, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम देने के बाद। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को डैश भी कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है यूनिपोलर डिवाइस। हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू वायरिंग में MCB का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है मिनीचुअर सर्किट ब्रेकर। हमारा अगला प्रश्न है, एक अल्टरनेटर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन की गणना के लिए सबसे निराशावादी विधि कौन सी है? तो यह है सिंक्रोनस इम्पीडेंस विधि। हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर की आवृत्ति 60 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज कर दी जाए तो इसकी सिंक्रोनस गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह घट जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर कैसे ट्रांसफर होती है? तो इंडेक्स और कंडक्शन दोनों द्वारा ट्रांसफर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक मूवी आयरन
इंस्ट्रूमेंट का विक्षेपण टॉर्क किसके समानुपाती होता है? तो यह करंट वर्क के समानुपाती होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन के लिए किस प्रकार की सप्लाई की आवश्यकता होती है? तो यह निम्न वोल्टेज डीसी की सप्लाई की आवश्यकता होती है। हमारा अगला प्रश्न है, एक डीसी कंपाउंड मोटर में यदि सीरीज फील्ड और शंट फील्ड एक दूसरे का विरोध करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, एक सर्किट ब्रेकर की ट्रिप कॉइल को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो यह ऊर्जा मिलता है एक बाहरी डीसी स्रोत से और एक रिले के संपर्कों से। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और इस चौथा सेट का भी 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, जिससे आपको 6 से 7 मार्क्स इस वीडियो से देखने को मिलेंगे और बाकी 3 वीडियो से भी 6 से 7 मार्क्स पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए उन वीडियो को भी आप देख कर ही एग्ज़ाम देने जाएँ और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि आप अगर जो जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और नोटिफिकेशन के द्वारा ही आप उन वीडियो को देख सकेंगे और आप एग्ज़ाम देने से पहले उन वीडियो को देखने के बाद अच्छे मार्क्स ला भी सकते हैं। इसलिए आप उन वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे मिलेंगे अगली